जय हिंद साथियों, मैं अमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी ग्रंथ में। मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मैंने पहले ही बताया था कि मिडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री साथ में चलेगा। एक और चीज कि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमने देखा, तो वो जो हमने एक वीडियो डाला उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने डाला कि उसमें कैसे क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर हैं, किसको पहले पढ़ना है, पूरे क्रम से। कि सबसे पहले जैसे भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ, अंग्रेज आते हैं, उनकी विस्तार की नीतियाँ क्या हुई थी, अंग्रेज कहाँ कहाँ अपना शासन फैला देते हैं, उनकी विभिन्न जो नीतियाँ थी, यानी अगर अर्थव्यवस्था में देखा जाए, इकोनॉमी में देखा जाए, महालवाड़ी बताया था मैंने, अस्थाई बंदोबस्त बताया था, रैयतवाड़ी। अभी उसके बारे में डिटेल में आगे चल के जानेंगे। फिर गवर्नर जनरल, बाकी 1857 की क्रांति, बिल्कुल सब कुछ एक एक बताया जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा। साथ में आज के इस वीडियो में मैं मिडवल हिस्ट्री की सीरीज आगे बढ़ाते हुए मैं मोहम्मद गौरी में पढ़ा चुका था, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। मोहम्मद गौरी का पूरा गाने और शायरी से भरपूर है वो वीडियो, चाहकर भी आप भूल नहीं पाएंगे। तो उसी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे मोहम्मद गौरी के बाद देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत कैसे आता है, किसने स्थापना किया था, कैसे किया था। मैंने ये बताया था, मोहम्मद गौरी के बारे में मैंने बता दिया था। मोहम्मद गौरी के बेसिकली लाखों गुलाम थे, लेकिन इनके 3 गुलाम इसके बड़ा इसको प्रिय थे। पहला जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा जो था एल्दौज, और तीसरा जो था कुआचा। 3 बहुत प्रिय थे। तीनों में जो ऐबक रहता है वही सबसे योग्य रहता है और यही दिल्ली सल्तनत की नींव डालता है दोस्तों। अब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की नींव डालता है, और जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा ये देख लेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के माता और पिता काफी गरीब थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के माता और पिता काफी गरीब रहते हैं और ऐबक को बेच देते हैं, उसके माँ बाप बेच देते हैं। फखरुद्दीन अब्दुल अजीज काकी को बेच देते हैं। अजीज, कहीं कहीं काकी, कहीं कहीं को कंफ्यूज ना होइएगा। तो क्या होता है कि ऐबक बहुत गरीब था। ऐबक के माँ बाप ने फखरुद्दीन अब्दुल अजीज काकी को बेच दिए थे। किसको? अपने पुत्र को। कहें कि ले जाओ, बहुत खाना खा रहा है, वैसे भी गरीबी में आटा गीला, हम नहीं इसको रखेंगे। ऐबकवा बेचा गया। कौन खरीद लिया? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज काकी। अब कोको, कहीं कहीं कोको नाम मिल जाता है। अब बेच देते हैं, और यही फखरुद्दीन ने ऐबक को घुड़सवारी, घुड़सवारी और तीरंदाजी, तीर चलाना सिखाया था। यानी ऐबक को घुड़सवारी और तीर चलाना किसने सिखाया था? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोको ने सिखाया था। अब यहाँ पे देखेंगे, जब यह फखरुद्दीन की मृत्यु होती है तो यही जो ऐबक रहता है इसको उठा के बेच देते हैं। किसके पुत्र? फखरुद्दीन के जो पुत्र थे वो ऐबक को बेच देते हैं। किसको? मोहम्मद गौरी को। और यही मोहम्मद गौरी का दास बन जाता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी आपने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी तक कैसे पहुंचता है। फारस के पास निसापुर में, निसापुर नामक स्थान पर इसके माँ बाप ने बेचा फखरुद्दीन अब्दुल अजीज काकी को। ये क्या करता है? इसको घुड़सवारी सिखाता है, तीरंदाजी सिखाता है। जब इसकी मृत्यु होती है तो इसके पुत्र कहते हैं कि ये ससुर, हम तो खुदे परेशान हैं, तो हके कहाँ लेके घूमे। और ऐबक कहते हैं चलो बढ़िया रकम में बेच दिए। किसको? मोहम्मद गौरी को। इस प्रकार मोहम्मद गौरी और ऐबक का मिलन हो जाता है, एक दूसरे से मिलते हैं, और मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन हो जाता है? ऐबक। मोहम्मद गौरी जब अपने समस्त विजित क्षेत्रों को अपने गुलामों में बांट देता है तो यही ऐबक क्या करता है? लाहौर को राजधानी बनाकर दिल्ली सल्तनत की नींव डालता है।
किसकी नींव डालता है? दिल्ली सल्तनत की। लाहौर को राजधानी बनाकर दिल्ली सल्तनत की नींव डालता है। पूरा समझ गए होंगे। थोड़ा सा समय जरूर लग जाता है मित्रों वीडियो में, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, यहाँ पे भले थोड़ा टाइम, लेकिन मेरा ये मूल मकसद है कि मैं आपके माइंड में ऐसा सेट कर दूं कि आप चाह कर भी ना भूल पाओ। लगेगा कि सपने में भी यही सब दिखाई देगा कि आप भूल नहीं पाओगे। सबसे पहले देखा ऐबक फखरुद्दीन, उसके पुत्र ले जाके बेच देते हैं मोहम्मद गौरी को, ऐबक यहाँ पे आ जाता है। अब आगे इसी को बढ़ते हुए देखेंगे कि ऐबक कैसे दिल्ली सल्तनत की नींव डालता है, कैसे क्या करता है। मोहम्मद गौरी की 1206 में मृत्यु हो जाती है। कब? 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। ये रहा अपना प्यारा भारत, इधर रहा यही लाहौर, और लाहौर को राजधानी बनाकर भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव डाल देता है। कौन? ऐबक। ऐबकवान ने दिल्ली सल्तनत की नींव डाल दिया। कहाँ पे? अब देखो किसको राजधानी बनाकर, तो पहला क्वेश्चन मिलेगा किसको राजधानी बनाया? ऐबक ने। तो लाहौर को, दिल्ली सल्तनत की नींव डाल। और यही दिल्ली सल्तनत दोस्तों 1206 से लेके भैया 1526 तक चलता है। कब तक चलता है? दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 तक चलता है दिल्ली सल्तनत। और इसी दिल्ली सल्तनत में देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए? 5 वंश हुए। कुल कितने वंश हुए? 5 वंश। ये 320 वर्षों तक शासन चला। किसका? दिल्ली सल्तनत का। 5 वंश। कौन कौन से वंश? पहला गुलाम वंश चलता है भैया। कौन सा चलता है बच्चा? गुलाम वंश। दूसरा कौन सा चलता है? कंफ्यूज ना होइएगा, यही खिलजी वंश। इसी में अलाउद्दीन आएगा। और इसके बाद तुगलक वंश। सबसे बड़ा टाइम पीरियड तक यही तक शासन किए। चौथा कौन भैया? सैयद वंश। कौन वंश? सैयद वंश। चौथा। और पांचवा कौन भैया? लोधी वंश। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश थे? 5 वंश थे। पहला गुलाम वंश, दूसरा तुगलक वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश। यही गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था 1206 से लेके 1290 तक। कब से कब तक? 1206 से 1290 तक। दिल्ली सल्तनत का टोटल टाइम पीरियड था 1206 से 1526 तक। इसमें 5 वंश, गुलाम वंश जिसका टाइम पीरियड था 1206 से 1290, और खिलजी वंश जो दूसरा आता है इसका टाइम पीरियड था 1290 से लेके 1320 तक। तुगलक वंश जो तीसरा आता है, जब सबसे लंबा शासन इसी का रहता है, 1320 से लेके 1414 तक। और सैयद वंश जो आता है 1414 से लेके 1450 तक। और ये जो लोधी वंश आता है इसका टाइम पीरियड 1414 से लेके 1526 तक। इस तरीके से कुल टाइम पीरियड इसका रहा। और यही लोधी वंश का सबसे अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की हत्या करके बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की हत्या करके भारत में मुगल वंश की नींव डाल देता है। इतने तक समझ में आ गया होगा। दिल्ली सल्तनत स्थापना किसने किया था? ऐबक ने। कब? 1206 में। कब से कब तक चलता है? 1206 से लेके 1526 तक। कुल कितने वंश? 5 वंश। एक एक वंश को तोड़ तोड़ कर पढ़ा जाएगा फिल्मी स्टाइल में, गाने और शायरी के साथ पढ़ा जाएगा। उम्मीद करता हूं मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी वीडियो को, किसी भी चैप्टर को भूल कर दिखाइए। आप चाहकर भी नहीं भूल सकते दोस्तों। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होती होगी कि डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास,
चलिए दोस्तों, धीरे धीरे सब कुछ होगा, अभी तो आगाज है, अंजाम बाकी है। और आप लोग का स्नेह और प्यार आशीर्वाद ऐसे ही रहा तो अंजाम भी बड़ा बढ़िया होगा। एक एक को तोड़ के पढ़ेंगे। पहला गुलाम वंश, इसी को कहा जाता है ममलूक वंश। ममलूक वंश, ममलूक का मतलब होता है दास दोस्तों। इसी का टाइम पीरियड 1206 से लेके 1290 तक। इसी का पहला राजा हुआ कौन? ऐबक। पूरा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका टाइम पीरियड था 1206 से लेके 1210 तक। अब ऐबक को देखेंगे, इतने में दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। अब देखिए, ऐबक का टाइम पीरियड 1206 से लेके 1210। ऐबक का शुरुआती जीवन के बारे में मैं बता चुका हूं। ऐबक जैसे ही लाहौर वाले क्षेत्र को राजधानी बना के दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, शासन प्रारंभ करता है। ऐबक क्या रहता है? काफी उदार चरित्र का रहता है। इसका चरित्र कैसा, इतिहासकारों ने बताया है, उदार चरित्र का था। कौन? ऐबक। ऐबक एक उदार चरित्र का राजा रहता है। ऐबक क्या करता है? गरीबों में लाखों का दान देता है। कितने का दान? लाखों का दान। और गरीबों में लाखों का दान देने के कारण इसको इतिहास में लाख बख्श की उपाधि प्रदान की गई है। क्वेश्चन आएगा भैया, लाख बख्श किसको कहा गया? आंसर कहाँ मिलेगा? ऐबकवा को कहा गया। क्यों? लाखों का दान देता था, इसलिए लाखों का दान देने के कारण इसे लाख बख्श कहा गया। कैसा चरित्र था? उदार चरित्र था और लाखों का दान देता है। ये कहता था उस समय हाथी का बड़ा महत्व था, हाथियों का भी दान देता था। हाथी का दान देने के कारण इसको इतिहास में पील बख्श की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? पील बख्श की उपाधि दी गई। यानी उदार चरित्र, लाख बख्श, पील बख्श। एक बार मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था, वहां पे एक बच्ची, हमने कहा कि पील बख्श किसको कहा जाता था, तो यही कहती है, वो प्यारी सी बच्ची थी, कह रही है कि सर वो हाथी बेचता था। हाथी बेचता था नहीं बेटा, हाथियों का दान देता था, इसलिए उसे इतिहास में पील बख्श कहा गया। ये मानता है ऐबक कि मैं जो कुछ भी अपने जीवन में हूं, कहीं ना कहीं मेरे मालिक यानी मोहम्मद गौरी की देन है, इसलिए मैं राजा नहीं हूं और उन्हीं की चाहत से ही सब कुछ मिला है। और इसलिए खुद को सिपह सलार मानता है, शासक नहीं मानता है, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। पीसीएस की एग्जामों में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है। पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत कैसे, कितने राजा थे जो कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किए थे? मेरे प्यारे भाइयों, यह क्वेश्चन जैसे ही पूछा गया, एक तो ऐबक जो कहता है मैं सिपह सलार, अब दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये अमर ही बताओ भैया, इस सिपह सलार तो कह दिए, लेकिन इसका ये सेम का मतलब मान के चलिए सेना अध्यक्ष, मतलब एक सलाहकार के रूप में काम करता था। कहता था अभी भी मेरे मालिक मैं गौरी को ही मानता हूँ। तो दिल्ली सल्तनत के ऐसे दो शासक हुए, एक ऐबक और दूसरा ख्रिज खां, जो कभी दिल्ली सल्तनत के ऐसे शासक जो कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किए थे। कौन कौन से? ऐबक और ख्रिज खां। ख्रिज खां दिमाग में ये उठ रहा होगा किस वंश से संबंधित था? ये सैयद वंश से संबंधित था बच्चा। किससे? सैयद वंश से संबंधित था। अब देखिए 3-4 प्रश्न। खुद की उपाधि कौन सी? सिपह सलार। कैसा चरित्र? उदार चरित्र। लाखों का बख्श, लाख बख्श, लाखों का दान देने के कारण, हाथी का दान देने के कारण पील बख्श की उपाधि धारण की। इस तरीके से आपने ऐबक का चरित्र और शासन देखा। टाइम पीरियड छोटा था, मात्र 4 साल शासन किया था। ये क्या करता है? अपने पुत्री का विवाह अपने गुलाम इल्तुतमिश से किया था। किससे किया था? इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश से किया था अपने पुत्री का विवाह। याद रखिएगा, ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे इनको क्या होता है कि ये क्या करता है, कुरान को
काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का रहता है और कुरान को बड़ी सुरीली आवाज़ में गाता है। कुरान को सुरीली आवाज़ में गाने के कारण इसे कुरान खां की उपाधि प्रदान की गई। किसकी उपाधि? कुरान खां। अब देखिए कि कुरान गाने के कारण कुरान खां कैसा चरित्र, उदार चरित्र, लाखों का दान देता है, लाख बख्श, हाथियों का दान देता है, पील बख्श, कुरान को खूब सुरीली आवाज में गाता है, इसलिए कुरान खां की उपाधि प्राप्त किया था। खुद को क्या मानता है? सिपह सलार मानता है। ई बबुआ को शौक चढ़ा, चौगान खेला, पोलो खेल लेंगे, और मामला गड़बड़ा जाता है। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाता है और घायल हो जाता है, और इसी कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर घायल हो जाता है, इसीलिए इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। ये रहा कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास। इतना याद रखिएगा। इसी को, किसको? ऐबक को हातिम द्वितीय भी कहा गया। हातिम द्वितीय की उपाधि किसे मिली थी? ऐबक को। इसको एब केसल भी कहा गया था, यानी एब केसल का मतलब हाथों का लूल्हा, हाथ से लूल्हा, एब केसल की उपाधि मिली थी। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा हातिम द्वितीय किसे कहा गया, एब केसल किसे कहा गया? तो ऐबक को कहा गया। ठीक है। इसी के दरबार में हसन निजामी जैसा विद्वान रहता था। कौन विद्वान रहता था? हसन निजामी विद्वान रहता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आई होप सो सब कुछ समझ गए होंगे। जितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैं सब पे टिक लगा दिया हूं, आप देख लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसकी मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र रहता है वो लल्लन टाप रहता है, जिसका नाम रहता है आराम शाह। कौन? आराम शाह। जैसे नाम वैसे काम। आराम शाह खूब आराम करता था, अनुभवहीन शासक था, शासन व्यवस्था को अच्छे से नहीं चला पाता था। आराम शाह का शासन मात्र 8 महीने तक चलता है, और यही 8 महीने का जब शासन चलता है, इल्तुतमिश क्या करता है? मौके की तलाश पाता है, कहता है कि ये लल्लन टपवा कब तक शासन करेगा, अब तो मुझे ही करना पड़ेगा। और आराम शाह को गद्दी से हटाकर अगला शासक बन बैठता है। कौन? ऐबक का दामाद और गुलाम, और इसी को गुलामों का गुलाम कहा गया। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन? ऐबक। ऐबक का गुलाम कौन? इल्तुतमिश। से क्या कहा जाएगा? गुलामों का गुलाम। और इस तरीके से अगला शासक बन बैठेगा इल्तुतमिश, जिसका टाइम पीरियड था 1210 से लेकर 1236 तक। इस तरह रहा ऐबक का इतिहास। मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और एक चीज, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हौसला बढ़ाता है और अच्छे से प्रयास करने का मन करता है। सबसे बड़ी बात कि पूरे दिन भर थकावट वाली नौकरी, या तो संडे वीडियो बन रहा है, पूरे दिन भर थकावट वाली नौकरी, फिर कैसे समय निकाल पाता हूं मुझे ही पता है। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ाने के लिए 10 बार पढ़ना, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आपका ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद रहा तो ये आपका भाई डेली और आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। इस वीडियो से के बारे में अगर कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को अपना प्यार दीजिए, शेयर सब्सक्राइब करिए, और जय। और आखिरी में एक ही बात मैं बोलता हूं, संघर्ष जितना कड़ा होगा जीत उतनी शानदार होगी। संघर्ष से कभी पीछे ना भागिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।